हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिजिक्स का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऊपर हेडिंग देख पा रहे होंगे, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यानी कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसी टॉपिक को पढ़ते वक्त हम पढ़ लेते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर से किस तरीके से रिलेशन है इसको हम देखेंगे। कोई भी अगर कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि करंट पास कर रहा है और उस वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस वायर के लेंथ पर। किस तरीके से डिपेंड करता है, तो इसको आपको याद करना होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी कि जो वायर होगा जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर में रेजिस्टेंस जो है उसके। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर रेजिस्टेंस को दोगुना हो करें तो लेंथ पर उसका क्या असर है, या फिर ये कहें कि अगर लेंथ दोगुना करें तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो किसी को भी दोगुना करेंगे उसका जस्ट साथ वाला जो रहेगा वो दोगुना हो जाएगा। मतलब कि अगर लेंथ दोगुना हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस दोगुना हुआ इसका मतलब कि लेंथ भी दोगुना हो रहा है। ठीक है, अगर कई बार ऐसा भी पूछता है कि अगर लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको बताना होगा कि अगर लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे भी जो फर्क पड़ेगा वो रेजिस्टेंस जो होगा वो आधा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो असर लेंथ पर पड़ेगा सेम वही असर रेजिस्टेंस पर भी पड़ेगा। अगला टॉपिक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझिए। जैसे कि मानिए ये मेरे हाथ में मार्कर है और ये एक कंडक्टर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो गया ये हो गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर इसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कई जगह न्यूमेरिकल्स में इसका यूज आता है। ठीक है, अब किस तरीके से रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेशन करता है। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए हम याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के। ठीक, यानी कि कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो रहा है, यानी कि अगर इस वायर को मोटा, इसके दोगुना मोटा किया गया, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हाफ। ठीक, तो ये हो गया कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दोगुना किया गया तो रेजिस्टेंस, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा तुरंत। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोगुना तो रेजिस्टेंस हाफ। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को दोगुना करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुरंत क्या करना होगा? हाफ करना होगा। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। इसके बाद हम यहाँ से रेजिस्टिविटी ला सकते हैं। इसके लिए थोड़ा हमें इरेज करना होगा। अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2 ले लें, तो ऐसे में अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, वेयर L इज लेंथ एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसी समय R इज इक्वल टू रो L बाई A हो जाता है, जिसमें ये रो है, यही रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी पे बात हम कभी और करेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिस टॉपिक पे ये वीडियो बन रहा है, यानी कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक, क्या है? तो हम 2 टॉपिक पढ़ लिए। तीसरा
टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में आमतौर पे क्या होता है कि जब प्योर मेटल है, कोई भी अगर प्योर मेटल है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर एलॉय है, ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि जो एलॉय हैं उन पर जो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो स्लाइटली इंक्रीजमेंट होती है किसका, रेजिस्टेंस का, उस पर्टिकुलर कंडक्टर में जो कि अलॉय से बना हुआ है। अलॉय मतलब इम्प्योर मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को अगर मिला करके कोई भी कंडक्टर को बनाया गया है तो इस केस में उसको हम अलॉय बोलेंगे। और अलॉय को अगर हम टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो स्लाइटली इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी, याद रखेंगे, कुछ ऐसे भी अलॉय हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंगनीन उसमें से एक एग्जाम्पल है। मैंगनीज नहीं बोल रहे हैं, याद रखेंगे, मैंगानीन, MANGANIN, मैंगनीन, ठीक है। इसी के साथ नाइक्रोम भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिस पर कोई भी अफेक्ट टेम्परेचर का नहीं होता है। तो तीसरा टॉपिक भी कवर हो गया। चौथा टॉपिक क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अब कंडक्टर अगर प्योर मटेरियल का बना हुआ है या फिर ये कहें कि प्योर मेटल का बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उस पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें या फिर अगर प्योर मेटल्स का बना हुआ है तो वो एक अच्छा कंडक्टर होगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि अगर कोई भी मेटल है तो वो अगर प्योर मेटल है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन अगर कोई भी इम्प्योर मेटल है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसीलिए आमतौर पे देखा जाता है कि नाइक्रोम को यूज़ किया जाता है हीटर वगैरह के सामान बनाने के लिए, क्योंकि नाइक्रोम एक अलॉय होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला करके और बनाया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है कि वो एक प्योर मेटल नहीं है क्योंकि वो एक अलॉय है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए उसको हीटिंग पर्पज़ से बनाया जाने वाला कोई भी डिवाइस जिसकी ज़रूरत हीटिंग पर्पज़ के लिए हो उसमें नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है या फिर वैसे अन्य अलॉय का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चारों टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप ये समझ पाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।